तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है, उसका असर्शन कह रहा है कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंटली एंटरटेन द आइडिया टू किल जेड। ठीक है, एक्स एंड वाई ने इंडिपेंडेंटली क्या किया, एक आइडिया एंटरटेन किया है जेड को मारने के लिए। अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ देम सेपरेटली इन्फ्लिक्टेड वाउंड्स ऑन जेड हु डाइड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, एक्स एंड वाई आर लायबल फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 341 आईपीसी। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेपरेटली जेड को मारा पीटा शुरू किया। ठीक है, उसे उसकी बॉडी पे घाव पहुंचाए और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि वो मर गया, जेड डाइड, और एक्स और वाई दोनों मर्डर के लिए लायबल हुए। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये बात तो आपकी सही है, ट्रू है। ठीक, अब रीजन कह रहा है कि व्हेन एन क्रिमिनल एक्ट इज डन, ठीक है, ये 304 होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे। When a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable as if the whole act was done by him alone। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब कोई इंसान, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्ट बहुत से लोगों ने एक साथ किया हो कॉमन इंटेंशन के साथ, ठीक है, एक कॉमन इंटेंशन के साथ अगर कुछ लोगों ने, ठीक है, एक ही काम किया हो, ठीक है, तो वो सभी इसी तरीके से लायबल होंगे जैसे कि पूरा का पूरा एक्ट अलोन उसी ने किया हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों की एक कॉमन इंटेंशन थी। ठीक है, क्या थी, कॉमन इंटेंशन थी। वो कॉमन इंटेंशन क्या थी, वो कॉमन इंटेंशन थी टू किल जेड। टू किल जेड, इट वॉज द कॉमन इंटेंशन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉमन इंटेंशन से उसे, वो दोनों गए, उन्होंने मारा और वो मर गया, तो अब वो दोनों उसी तरीके से लायबल होंगे जैसे कि उनने खुद ने ही मारा हो। तो बिल्कुल सही है कि दोनों मर्डर के लिए लायबल होंगे, तो दोनों चीजें ट्रू हैं। ठीक है, और ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वो दोनों क्यों लायबल होंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने कॉमन इंटेंशन के साथ काम किया है, भले ही अलग अलग किया हो। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गेटिंग इट? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखेंगे अब हम? क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्सन क्लेम्स कंपनसेशन फॉर हिज नॉन ग्रेचुअस एक्ट। ठीक है, एक पर्सन क्या करता है, कंपनसेशन क्लेम करता है, किसके लिए, अपने नॉन ग्रेचुअस एक्ट के लिए। रीजन, अ पर्सन हु एंजॉयज बेनिफिट फ्रॉम लॉफुल नॉन ग्रेचुअस एक्ट ऑफ अनदर मस्ट कंपनसेट हिम इवन दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ठीक है, क्या होता है कि देखिए, अ पर्सन क्लेम्स कंपनसेशन फॉर हिज नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अगर कोई पर्सन नॉन ग्रेचुअस एक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके लिए कंपनसेशन क्लेम करेगा। ठीक है ना, ट्रू बात है, सही बात है। लेकिन अगर दूसरा आपका रीजन बोल रहा है कि अ पर्सन हु एंजॉयज बेनिफिट फ्रॉम लॉफुल नॉन ग्रेचुअस एक्ट ऑफ अनदर मस्ट कंपनसेट हिम इवन दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अगर कोई इंसान किसी इंसान के लॉफुल नॉन ग्रेचुअस एक्ट से क्या कर रहा है, कोई बेनिफिट उठा रहा है, तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा भले ही वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। क्यों करना पड़ेगा भैया, ये चीज आपकी फॉल्स हो गई। तो आपका आंसर तो सीधे सीधे मिल गया कि भाई ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल लिबर्टी ऑफ पीपल इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिविल लिबर्टी है एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसकी, लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ट्रू है ये चीज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो चाहे बोल सकते हैं, लोगों को चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल लिबर्टीज में से है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे राइट टू लाइफ है वैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है। स्टेट कैन रेगुलेट फ्री स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट अपने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में क्या कर सकती है, फ्री स्पीच को रेगुलेट कर सकती है, बता सकती है लोगों को कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन उस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये आपका असर्शन भी सही है, ये आपका रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन आपके असर्शन को क्या कर रहा है,
करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया कि बोथ A एंड R आर ट्रू बट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ लॉ इज नोन एज इंपेरेटिव थ्योरी। ऑस्टिन का जो लॉ का कंसेप्ट है उसे क्या कहते हैं? इंपेरेटिव थ्योरी कहते हैं। बिल्कुल ट्रू है, ऑस्टिन के कंसेप्ट को इंपेरेटिव थ्योरी कहते हैं। ऑस्टिन एम्फेसाइज्ड ऑन द कमांडिंग कैरेक्टर ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने कमांडिंग कैरेक्टर कि भाई लॉ कमांड्स, ठीक है, लॉ इज अ कमांड, बिल्कुल ये बात ऑस्टिन ने बोली थी। दोनों चीज ट्रू है, ठीक है। और उसे इंपेरेटिव थ्योरी भी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसमें कमांडिंग नेचर की बात की थी। तो आपका आंसर क्या हो गया कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A। लेकिन देखिए, जब आप ये सारी चीजें देख रहे होंगे कि आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे इन्फ्लेशन पूछा गया, ठीक, आपसे ऑस्टिन की थ्योरी पूछी गई, ठीक, ये सारी चीजें पहले के टाइम के क्लैट के क्वेश्चंस पेपर में पूछी जाती थी। अभी ये इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। इन क्वेश्चंस को देख के हमें क्या नहीं करना है, हमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें आपको ऑस्टिन की थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। क्योंकि हे बालक, आप अभी 12वीं पास हैं, आप अभी 12th पास हैं, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन वहां पे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द एसेंस ऑफ जॉइंट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 149 ऑफ द आईपीसी इज दैट द क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद अ व्यू टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। भाई जॉइंट लायबिलिटी का एसेंस क्या होता है? जॉइंट लायबिलिटी का एसेंस ये होता है कि जो काम किया गया, जो क्रिमिनल एक्ट किया गया, वो किस इंटेंशन के साथ किया गया, किस व्यू के साथ किया गया? इस व्यू के साथ किया गया कि हमें जो हमारी अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट है उसे फुलफिल करना है। ठीक, बहुत सही बात है, बिल्कुल ये चीज ट्रू है। ठीक, जॉइंट लायबिलिटी का कंसेप्ट यही होता है। रीजन, एनी सडन एंड प्रोवोकेटिव एक्ट डन बाय अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली वुड रेंडर द अदर मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली लायबल। अगर कोई भी सडन और प्रोवोकेटिव एक्ट एक मेंबर अनलॉफुल असेंबली का कर रहा है तो वो दूसरे मेंबर्स को भी वैसे ही लायबल रखेगा। बिल्कुल नहीं, ये आपका रीजन फॉल्स है और आपका जो असर्शन है वो ट्रू है। तो आपका आंसर क्या हो गया कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक, चलिए तो ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। ठीक है, देखिए क्लैट 2012 का कंसेप्ट ही कुछ अलग था। अभी तक हमने 13, 14, 15, 16 देखे, उसमें प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, 2021 से तो अब तो पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया है उन्होंने। और क्लैट 2012 इसे देख के समझिए आप, क्या हम क्लैट किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता था, बहुत टफ। ठीक है, एक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और वो बेसिकली देखिए क्लैट और कैट में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, हम अंडर ग्रेजुएट लोग हैं, तो ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पूछ भी सकते हैं, वो भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है उन्हें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। लेकिन ये जो है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्यों है ये हाई लेवल के क्वेश्चंस? क्योंकि एक 12th क्लास के बच्चे से आप अगर ऑस्टिन की थ्योरी पूछेंगे तो शायद उसे ना पता हो, और अगर पूरा लॉ अगर पढ़ाने बैठ जाए सिर्फ एक क्लैट के क्वेश्चन पेपर के लिए, तो सिर्फ 5 साल तो क्लैट के लिए तैयारी कर लेना और फिर 5 साल का लॉ कर लेना, तब तक आप हो जाएंगे 29-30 साल के। फिर बढ़िया अपनी नौकरी वानी ढूंढ के 35 साल में शादी करिएगा, और आपको तो शादी करने की होगी जल्दी। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अभी तक दूध को दुद्धू और पानी को मम्मम कहते हैं, लेकिन शादी करने की हमें है जल्दी। समझ रहे हैं? तो चलिए, शादी नहीं करनी है हमें, हम 1 साल में करेंगे क्लैट को, और उसके बाद हम 5 साल में लॉ करेंगे, 26 साल में नौकरी पाएंगे, और बिल्कुल 28 में आपकी शादी करवा दी जाएगी। आपके मम्मी पापा से हम बात कर लेंगे कि भाई इन बच्चों की शादी करा दो। ठीक है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, शादी आपकी टाइम से हो जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है।
ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग आर एनसाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रीएम्बल। हमें क्या बताना है कि ये जो चीजें है ना ये किस ऑर्डर में प्रीएम्बल में दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, किसके अकॉर्डिंग, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहली चीज है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरी है लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, तीसरी है जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, चौथी है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिया और लास्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक, तो देखिए प्रीएम्बल हमारा क्या बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, इतनी चीजें तो सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद आता है आपका जस्टिस। कितने तरीके का, 3 तरीके का जस्टिस आता है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया, पहला नंबर हो गया आपका कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। उसके बाद आपका आता है क्या, जस्टिस के बाद ये बात करता है लिबर्टी की। कितने तरीके की लिबर्टी, लिबर्टी थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। तो सेकंड नंबर पे आपकी आ गई लिबर्टी। तीसरे नंबर पे उसके बाद, ठीक है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एंड टू प्रोवाइड देम ऑल लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो तीसरे नंबर पे आपकी इक्वालिटी आ जाती है और चौथे नंबर पे आपकी आती है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका। ठीक, तो 3, ठीक, 3 क्या आपका जो इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहला हो गया आपका 3, ठीक, सेकंड हो गया आपका 2, ठीक है, तीसरा हो गया आपका 1, चौथा हो गया आपका 4th और 5वां हो गया 5th। 3, 2, 1, 4, 5। तो देखिए 3 से 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं तो फर्स्ट और फोर्थ आपका एलिमिनेट हो जाएगा। 3, 2, तो 3, 2, 3, 2, 3, 2 से आपका एक ही ऑप्शन शुरू है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन बी में 2 बार 5 दिया हुआ है, ये जो 4th नंबर का ये 4 है। ठीक है, 3, 2, 1, 4, 5, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर इज। भाई जो राइट टू एजुकेशन है कितने साल से कितने साल से के बच्चों के लिए है, 6 साल से 14 साल। ठीक है, तो ये जो 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए है, ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फिर एक फंडामेंटल राइट है विच हाउएवर कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली इफ द स्टेट मेक्स एन इनेबलिंग लेजिस्लेशन। ठीक, तो ये भैया आपका एक फंडामेंटल राइट है और इसे आप एनफोर्स कब कर सकते हैं, इसे आप एनफोर्स तभी कर सकते हैं जब इसके लिए एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन किसने बनाया हो, इसके लिए एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन बनाया हो आपके फंडामेंटल। ठीक है, तो इसे इनेबल कब किया जा सकता है, इसे इनेबल तभी किया जा सकता है जबकि एक स्टेट ने एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन बनाया हो। ठीक है, तभी ये एनफोर्स किया जा सकता है, इनेबल नहीं, इसे एनफोर्स तब किया जा सकता है जब आपके लिए एक लेजिस्लेशन बना हो। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अफर्मेटिव एक्शन कनोट्स। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन कनोट्स। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इज ट्रू, कि इसमें से कौन सा, जो ये सब मेंशन किए हुए हैं इसमें से कौन सा सही है हमें बताना है। ठीक है, मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टू हेल्प द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और स्ट्रिक्ट कोटास फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड स्कूल कॉलेज और एडमिशन एंड जॉब्स। ठीक, तो इसमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक, इसमें से आपका फर्स्ट सही है। ठीक, कि भाई मेजर लेने चाहिए आपको सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए।
ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और आपका स्ट्रिक्ट कोटा होना चाहिए किसके लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए स्कूल और कॉलेज में, ठीक। तो आपका 1, 2 और 3 सही है, और ये एडमिशन एंड जॉब्स वाला जो है ये गलत है। तो 1, 2 एंड 3 आपका सही है यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। फेडरलिज्म implies a system of government which embodies a division of power between a central and a number of regional authorities। फेडरलिज्म क्या इंप्लाई करता है, एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अप्लाई करता है जो क्या करता है, जो एम्बॉडी करता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर करता है जो किसके बीच में, सेंट्रल और रीजनल अथॉरिटीज के बीच में, कि भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और कुछ रीजनल अथॉरिटीज होंगी और उनके बीच में क्या होगी, उनके बीच में पावर जो है वो डिवाइडेड रहेगी, ठीक। ये आपका फेडरलिज्म इस तरीके के स्ट्रक्चर की बात करता है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि फेडरलिज्म implies a system of government which embodies parliamentary supremacy। दूसरा बोल रहा है कि भैया, ठीक, ऑप्शन ए बोल रहा है आपका कि फेडरलिज्म implies a system of government which embodies a division of power between legislature, executive and judiciary, ठीक है। फेडरलिज्म 3 तरीके से आपकी पावर को बांटता है, ठीक, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और दूसरा बोल रहा है कि फेडरलिज्म इंप्लाइज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच एम्बॉडीज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। दूसरा है बोल रहा है भाई फेडरलिज्म पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करेंगे तो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म अलग होता है, एक फेडरलिज्म फॉर्म अलग होता है, तो फिर दोनों एक ही हो जाएंगे ना, पार्लियामेंट्री और। तो फेडरलिज्म किस चीज की बात करता है, फेडरलिज्म बात करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। इन अ रिसेंट Supreme Court verdict pronounced by Justice Markandeya Katju and Justice Gyan Sudha Mishra, the court upheld the constitutionality of the Hajj subsidy। कोर्ट ने किस चीज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड कर दिया, हज सब्सिडी को। किन दो जस्टिस ने, जस्टिस मार्कंडेय काटजू एंड जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, ठीक। ऑप्शन 2, Muslims are not only the beneficiary of the secular state's generosity, Hindus have also received substantial financial support from the government। कि भाई सिर्फ मुस्लिम ही जो सेक्युलर स्टेट की जेनरोसिटी है उससे बेनिफिटेड नहीं है, हिंदूज को भी सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलता रहता है। विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट मेंशन्ड अबव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ठीक, तो यहां पे देखिए, यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो बोथ ए एंड बी सही है कि बोथ आर इनकरेक्ट, कि सिर्फ फर्स्ट सही है कि सेकंड सही है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ फर्स्ट सही है, ठीक है। सेकंड जो बात कर रहा है कि मुस्लिम आर नॉट ओनली द बेनिफिशियरी ऑफ द सेक्युलर स्टेट जनरोसिटी, हिंदूज हैव आल्सो रिसीव्ड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये जो है ये गलत बात है, ठीक है। और फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है जो सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक्स अ मैरिड वुमन एग्रीड टू लिव इन एडल्ट्री विद बी एंड आल्सो एग्रीड टू सर्व हिम एज अ हाउसकीपर, इन रिटर्न बी एग्रीड टू पे ₹500 पर मंथ फॉर हाउसकीपिंग। द एग्रीमेंट इज, एक्स जो है उसने क्या एग्रीमेंट किया, उसने क्या एग्रीमेंट किया, उसने एग्रीमेंट किया बी से, एक मैरिड वुमेन से, कि मैं आपके साथ एडल्ट्री में रहूंगी और आपके यहाँ हाउसकीपर का काम भी करूंगी। उसमें उसके रिटर्न में क्या बोला बी ने कि मैं आपको 500 रुपए महीने दे दिया करूंगा उस हाउसकीपिंग के काम के लिए, ठीक है। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? तो देखिए जो पहला एग्रीमेंट है ना एडल्ट्री में रहने का, वो क्या है, वो वॉइड है, और दूसरा जो एग्रीमेंट है हाउसकीपिंग वाला वो वैलिड है, ठीक है। दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि वॉइड एज टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बट वैलिड विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग इट? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रामू अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रामू ने क्या, किस चीज के लिए अप्लाई किया, डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया। द गवर्निंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पास द रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग हिम टू द पोस्ट आफ्टर द मीटिंग वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी इन्फॉर्म्ड हिम प्राइवेटली ऑफ द रेजोल्यूशन वाज रिसाइंडेड, ठीक है। रामू क्लेम्स damages which one of the following is the करेक्ट लीगल प्रोपोजिशन। देखिए क्या होता है कि रामू डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है,
और जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की, ठीक है, जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है उसमें एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसे अपॉइंट कर दिया जाता है उस पोस्ट के लिए, ठीक है। और उस मीटिंग के बाद एक वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल उसे क्या बोलता है कि हाँ भाई रामू तुम सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो जो डिसीजन था उसे चेंज कर दिया गया है। रामू भैया डैमेजेस मांगता है, रामू को चाहिए डैमेजेस, रामू बोल रहा है मेरा वायलेशन हुआ राइट का, ठीक है। तो रामू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस as he had not resigned from his existing post in anticipation of getting the appointment letter. Ramu can damages as governing body cannot resign the resolution once passed. Ramu can claim damages as there was private communication. ठीक, ये तीन ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए, तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि रामू ने एक डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में जब रामू ने अप्लाई किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, और रेजोल्यूशन पास करते हुए उसने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उसे अपॉइंट कर दिया, ठीक। और मीटिंग के बाद गवर्निंग बॉडी के एक मेंबर ने क्या किया, उसे प्राइवेटली इन्फॉर्म कर दिया, रामू को उस रेजोल्यूशन के बारे में प्राइवेटली इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ, रेजोल्यूशन बाद में चेंज हो गया, रामू को उस पोस्ट के लिए नहीं रखा गया। रामू ने डैमेजेस क्लेम किए। Which one of the following is the correct legal proposition in this case? Getting it? चलिए, तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि भाई रामू ने अप्लाई किया, रामू को अपॉइंट भी कर दिया गया। रामू को जब अपॉइंट कर दिया गया तो उसके बाद रामू को एक गवर्निंग बॉडी के, तब तक उसे कोई फॉर्मल जो ज्वाइनिंग लेटर होता है या फॉर्मल जो भी कम्युनिकेशन होती है कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रामू के लिए नहीं की गई थी, ठीक है। तो रामू ये कैसे मान सकता है कि उसे इस जॉब के लिए, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मल कम्युनिकेशन कर ली गई है उसके बाद अगर आपको वापस से उसे उस जो आपका रेजोल्यूशन है उसे रिसाइन किया जाता है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ आई वांट कंपनसेशन। लेकिन यहाँ पे तो कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि रामू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस एज ही हैड नॉट रिजाइन्ड फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग पोस्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग दी अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिग्नेशन दूसरी पोस्ट से ऐसी कोई बात यहाँ की नहीं है। ऑप्शन सी बोल रहा है रामू कैन क्लेम damages as governing body cannot resign the resolution once passed। ये किसने बोला, ऐसा तो होता नहीं है भाई, गवर्निंग बॉडी जो चाहे वो कर सकती है, वो उनका मैटर है एम्प्लॉयमेंट का। रामू कैन क्लेम damages as there was private communication। नो, ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रामू कैन नॉट क्लेम damages as there was no formal communication। गेटिंग इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द रेलवे अथॉरिटी अलाउड अ ट्रेन टू बी ओवर क्राउडेड। रेलवे अथॉरिटी ने क्या किया, रेलवे अथॉरिटी ने एक ट्रेन को ओवर क्राउडेड होने का अलाउ कर दिया, ठीक है। उसमें जरूरत से ज्यादा लोगों को, पैसेंजर्स को उन्होंने बिठा दिया। इन कॉन्सिक्वेंसेस a legitimate passenger Mr. X got his pocket picked, choose the appropriate answer। और उसके consequences क्या हुए कि एक legitimate passenger जो कि मिस्टर X थे, जिनके पास टिकट था, रिजर्वेशन था, सब कुछ था, उनकी जेब काट ली गई, ठीक ठीक, पिक पॉकेट हो गए उनके साथ। अब अपने को अप्रोप्रिएट आंसर बताना है। मिस्टर एक्स कैन सू द रेलवे अथॉरिटीज फॉर द लॉस सफर्ड। मिस्टर एक्स कैन नॉट सू बिकॉज ही हैड गिवन हिज कंसेंट टू ट्रेवल इन अ ओवरक्राउडेड ट्रेन। मिस्टर एक्स कैन नॉट सू रेलवे अथॉरिटीज बिकॉज देयर वाज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज लीगल राइट एंड mere fact that the loss was caused does not give rise to cause of action। No, no, no. Mr. X can sue the railway authorities for the loss suffered because ये जो लॉस सफर हुआ है, ठीक है, ये जो लॉस हुआ है ये रेलवे अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस के कारण हुआ है कि उन्होंने ओवर क्राउड कराया ट्रेन को, उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा चढ़ने की अनुमति दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है कि Z इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर X, ठीक। Z को एक X नाम का टाइगर उठा के ले जाता है। फायर्स एट द टाइगर नोइंग
ठीक है। एक्स नाम का टाइगर नहीं, ये आपका जेड को एक टाइगर उठा के ले जाता है। एक्स फायर्स एट द टाइगर नोइंग दैट द शॉट माइट किल जेड, और एक्स टाइगर की तरफ फायर करता है, गोलियां चलाता है, और उसे ये चीज पता होता है कि उस शॉट से, उस गोली से जेड भी मर सकता है। एंड इन गुड फेथ ट्राइंग टू सेव जेड, और गुड फेथ में जेड को बचाने के लिए एक्स गोली चलाता है, और क्या होता है, एक्स के शॉट से जेड को एक घाव हो जाता है, एक गोली लग जाती है, और ऐसा घाव हो जाता है कि जिससे उसकी मौत हो सकती है। ठीक है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन। एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ अ ग्रीवियस नेचर, एक्स हैज नो मॉरल ड्यूटी टू सेव जेड, देयरफॉर ही कैन बी हेल्ड लायबल, एक्स हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज द एक्ट वाज इन गुड फेथ एंड द बेनिफिट ऑफ जेड। बिल्कुल, एक्स हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग, एक्स हैज नॉट कमिटेड एनी रॉन्ग बिकॉज the offense as the act was in good faith and in the benefit of Z। ठीक है, getting it? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि मिस उषा वांट्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट भाग्य लक्ष्मी थिएटर प्रेइंग फॉर अ परमानेंट इंजंक्शन स्टे ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द थिएटर फ्रॉम रनिंग द film named Jai Santoshima. Her contention is that the film hurt her religious feeling and sentiments as goddess Saraswati, Lakshmi and Parvati were depicted as jealous and were ridiculed। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये जो हमने हमारी थ्योरी में भी पढ़ रखा है, द जेलस गॉडेसेस केस के ऊपर ये बना है। ठीक, ऑप्शन ए बोल रहा है शी कैन नॉट फाइल अ सूट बिकॉज इंजरी टू रिलीजियस फीलिंग इज नॉट अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट। ऑप्शन बी बोल रहा है शी कैन नॉट फाइल अ सूट बिकॉज द थिएटर हैज अ फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सी कह रहा है शी कैन फाइल अ सूट एज इंजरी टू रिलीजियस फीलिंग हैज बीन लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट इंजूरिया सिने डेमनम। और चौथा बोल रहा है इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट जुडिशियल डिस्क्रिशन। गेटिंग इट? देखिए, तो यहां पे जो आपका चौथा ऑप्शन है कि इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट जुडिशियल डिस्क्रिशन, ये आपका एलिमिनेट हो जाता है, और ये फंडामेंटल राइट जो थिएटर का बताया जा रहा है ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वेग से ऑप्शन है, ये आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, और कोई भी बता देगा कि भाई ये दोनों ऑप्शन वेग हैं। ठीक, अब हमें बताना है कि शी कैन फाइल और शी कैन नॉट फाइल। ठीक है, क्या रिलीजियस फीलिंग लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट है या फिर नहीं है? ठीक है, ये हमारा कंटेंशन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब।